आज जन्मदिन है मेरा, फिर भी पूरे दिन से घर में अकेली पड़ी हुई हूँ। मेरे पति को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है और सहेलियों से शर्मिंदगी के कारण मिल नहीं सकती। अब तुम क्या चाहती हो? नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाऊं मैं? और वैसे भी तुम्हें जन्मदिन पर मेरी याद कब से आने लगी? तुम तो जन्मदिन के लिए अपनी सहेलियों के घर जाया करती हो, या तो अपने जन्मदिन पर तुम उन्हें अपने घर बुला लेती हो, तुम्हारा दिन अच्छा बीत जाता है। और वैसे भी ना, शादीशुदा औरतों को पति से ज़्यादा सहेलियों के साथ ही मज़ा आता है। हाँ हाँ, सहेलियों को घर पर बुला लूँ और जो रही सही इज्जत है ना उसे भी गंवा बैठूँ। अरे क्यों भाई, ऐसी क्या खराबी है हमारे घर में कि जो तुम्हारी सहेली अगर यहाँ आ जाएंगी तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? खराबी छोड़ो, तुम खूबी बताओ। ऐसी खूबी क्या है तुम्हारे घर में कि 4 लोगों को यहाँ बुलाकर बिठा लिया जाए? देखो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कम से कम जब तक वो लोग यहाँ नहीं आई हैं, इस भ्रम में तो जी रही है ना कि हम एक अच्छे खूबसूरत मकान में रहते हैं। यहाँ बुलाकर उनका भ्रम तोड़ने की ज़रूरत क्या है? अगर तुम्हें शर्म आती है मेरे घर में अपनी सहेलियों को बुलाने में, तो किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ शादी करनी चाहिए थी तुम्हें। ये नौकरी करने वाले गरीब आदमी से क्यों शादी कर ली? देख रही है माँ जी आप, एक तो मैं घर की इज्जत ढकने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से आपका बेटा मुझे दोष दे रहा है। अरे जन्मदिन के दिन भी झगड़ा करने से पीछे नहीं रह रही है। एक तो पत्नी को समय नहीं दे सकते, गिफ्ट खरीदना, बाहर डिनर पर ले जाना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा घर में घुसते 4 बातें सुना रहे हैं मुझे। मैं पूछती हूँ, क्या इसी दिन के लिए शादी करके घर में लेकर आई थी आप मुझे? विक्की बेटा, क्यों बच्चे का दिल दुखाता रहता है? और आखिर ऐसा क्या गलत कह रही है? वो ठीक ही तो कह रही है। अरे बेटा, सोसाइटी में रहो ना तो उसके हिसाब से उठना बैठना भी सीखना पड़ता है। और आजकल तो शो ऑफ का ज़माना है। तुमने देखा है ना, लोग फ़ोटो पर भी फ़िल्टर लगाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। अब तो ऐसा करने से कोई उनकी शक्ल थोड़ी ना बदल जाती है। लेकिन बेटा, आजकल ट्रेंड है हर चीज़ को चमका कर दिखाने का। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, आप मेरी मम्मी हो या इसकी? दुनिया की कौन सी ऐसी सास होगी जो गलत बात में अपनी बहू को सपोर्ट करे? और आप हो कि जब देखो बहू की हाँ में हाँ मिलाती रहती हो। कभी अपनी बेटे की तरफ भी देख लिया करो मम्मी। देख बेटा, बहू एकदम सही कह रही है। बल्कि मैं तो खुद कई दिन से तुझसे बात करना चाह रही थी कि आखिर कब तक इस 2 कमरे के मकान में रहते रहेंगे हम लोग। अरे कोई मेहमान आ जाता है ना तो मुंह छुपाना पड़ता है। अरे बेटा, किसी ढंग की सोसाइटी में मकान क्यों नहीं ले लेता? अच्छी सोसाइटी में रहो तो बच्चों के ऊपर भी असर अच्छा पड़ता है। माँ, इस सोसाइटी में रहना मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। भाई, अपना मकान है, यहाँ चैन से रह रहे हैं, किसी की झिकझिक नहीं है। अब आप क्या चाहती है, ये छत भी चली जाए सर से? अरे बेटा, मैं तुझे कोई इसे बेचने के लिए नहीं कह रही हूँ। हम अपना मकान किराए पर लगा देते हैं और अपने परिवार के लिए किसी अच्छी सी स्टैंडर्ड सोसाइटी में मकान किराए पर ले लेते हैं। अरे भाई, अच्छी सोसाइटी में रहेंगे तो किसी के सामने मुंह नहीं छिपाना पड़ेगा। हम भी रिश्तेदारों को सीना ठोक कर अपने घर बुलाएंगे। विक्की अपने बजट की बात करके माँ और पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों के सामने उसकी एक नहीं चलती। माँ और पत्नी के बार बार कहने पर अंत में विक्की अपना मकान किराए पर देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने परिवार के लिए एक बड़े हाई फाई सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर ले लेता है। ये लो, कर लो बात। हमारा मकान 11,000 में किराए पर चढ़ा है और इस सोसाइटी के मकान का किराया कितना है जानती हैं आप? अरे बेटा, क्या जीवन भर बस पैसा पैसा करता रहता है? अंतर भी तो देख, हमारी सोसाइटी और इस सोसाइटी में कितना है। अंतर तो है माँ, पैसों में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। उसका किराया 11,000 है और इस मकान का 36,000। समझ रही हो 36,000 कितनी बड़ी रकम होती है? अरे बेटा, अच्छे घर में रहने की थोड़ी कीमत तो देनी ही पड़ती है। तू चिंता मत कर, सब मैनेज हो जाएगा। मेरा बेटा कोई किसी से कम थोड़ी ना है। विक्की अपने परिवार के साथ मकान में आकर रहने तो लगा था, लेकिन इस हाई फाई सोसाइटी में रहते हुए उसे कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था। एक दिन, ममता, कौन सी स्कूल में एडमिशन कराया है तुमने बच्चों का? मेरे दोनों बच्चे तो सिटी कॉन्वेंट में जाते हैं। और आपके? क्या कहा? सिटी कॉन्वेंट? अच्छा अच्छा, जाने तो तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा। अरे भाई, ऐसा भी क्या है कि मैंने नाम नहीं सुना होगा? शहर के सारे स्कूलों के नाम एड्रेस सब पता है मुझे। मुझे लगा तुम्हें अच्छे स्कूलों के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए तुमने अपने बच्चों का ऐसे छोटे सस्ते स्कूल में एडमिशन करा रखा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मिड सेशन में एडमिशन नहीं मिल रहा था ना, इसलिए टेम्पररी करा दिया। वरना मैंने तो सोच रखा है कि दोनों का एडमिशन जयपुर या इंटरनेशनल में ही कराना है।
अंदर आकर। देख लिया माँ जी आपने, खड़े खड़े पड़ोसन ने बेइज्जती कर दी मेरी। कह रही थी इतनी सुस्ती और घटिया स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो आप। अरे क्या जवाब दे उन्हें कि हमारा पति देव तो इस घटिया स्कूल की फीस भरने में भी हर समय रोते रहते हैं। अरे भाई, अगर बच्चों का भविष्य ही नहीं बना सकते तो क्या फ़ायदा है ऐसी कमाई का। मैं बता रही हूँ माँ जी, दोनों बच्चों का एडमिशन किसी ढंग के स्कूल में करवा दीजिए, वरना कल से मैं तो बच्चों को लाने छोड़ने नहीं जाऊँगी। कॉलोनी में मेरी भी कुछ इज्जत है, 4 लोग देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अरे चिंता मत कर, शाम को विकी आएगा ना तो मैं उससे बात करूँगी, देख लेना बच्चों की बात आएगी तो तुरंत हाँ कर देगा। शाम के समय विकी की माँ उससे बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूल में कराने के लिए कहती है। हमेशा की तरह इस बार भी विकी के मना करने का किसी के ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ। इसलिए पिछले 4 सालों से जिस स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ रहे थे उस स्कूल से नाम कटवाने के बाद दोनों बच्चों का शहर के नामी गिरामी स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। मम्मी पापा, क्या ज़रूरत थी आपको मेरा स्कूल बदलवाने की? अरे मुझे नहीं पसंद ये नया स्कूल। सब बच्चे पता नहीं हमेशा अकड़ ही दिखाते रहते हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मुझे दोस्त बनाना नहीं चाहता। अरे बेटा, अभी तेरा नया एडमिशन हुआ है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। कुछ दिन में तू स्कूल में बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, फिर तुझे पता भी नहीं लगेगा कि तूने स्कूल चेंज किया है। बड़ा बेटा बिट्टू रोज स्कूल से आकर रोता पीटता, लेकिन माँ और दादी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। देखिए, आज से ना आप टैक्सी से जाना शुरू कर दीजिए। मुझे आपका ये रोज़ रोज़ गाड़ी को धक्के मारकर स्टार्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे कॉलोनी में अपनी कोई इज्जत है कि नहीं? देख रहे हो पड़ोस वाले गुप्ता जी के यहाँ 22 लाख रुपए की गाड़ी है, और एक आपकी 5 लाख वाली गाड़ी, वो भी ढंग से समय पर कभी स्टार्ट नहीं होती। फिर ऐसी गाड़ी होने से तो गाड़ी का ना होना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, अभी कुछ महीने पहले तक तो इसी गाड़ी में तुम बहुत सीना फुला के बैठती थी, अब अचानक से ये खटारा हो गई। देखो, मुझसे ना बेकार की बातें मत किया करो। मुझे जो कहना था कह दिया। या तो अपने लिए नई कार का इंतज़ाम कर लो, वरना कल से टैक्सी से आना जाना शुरू कर दो। मुझे ये खटारा गाड़ी अब अपने घर के सामने खड़ी भी नज़र नहीं आनी चाहिए। कबाड़ी वाले को तो 2-4 हज़ार मिले कम से कम। अरे बेटा, तू घर से बाहर निकलता है तो क्या आंखों पर पट्टी बांध लेता है? तुझे दिखाई नहीं देता कॉलोनी में रहने वाले लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी सुंदर आलीशान गाड़ियां हैं, और एक ये तेरी नास पिटी खटारा गाड़ी। जब तक सारे मोहल्ले को पता ना लग जाए कि ये महारानी सड़कों पर जा रही हैं, तब तक मजाल है जो ये स्टार्ट हो जाए। अगले दिन ये सेकंड हैंड कार खरीदने वाले लोग हैं। अरे किसने बुलाया? मैंने बुलाया, और कौन बुलाएगा? तुम में तो इतना दिमाग है नहीं कि पुरानी गाड़ी को बेचकर नया सामान खरीदा जाए। अब मुझे ये सब देखना पड़ेगा ना। अरे भाग्यवान, 4 पैसे हैं जो मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे। तुम मेरे सारे पैसे में आग लगाने पर क्यों तुली हो? ज़रूरत क्या है गाड़ी की? गाड़ी हमने अपनी सुविधा के लिए ली हुई है, कॉलोनी वालों को दिखाने के लिए नहीं। मैं अपनी पुरानी गाड़ी बेचने वाला नहीं हूँ। मेरा काम बड़े आराम से चल रहा है इस गाड़ी से। मुझे गाड़ी बेचने और नई गाड़ी खरीदने का कोई शौक नहीं है। तुम मुझे हमेशा इस बात का एहसास करा ही देते हो कि इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर इस घर के सारे फैसले तुम्हें ही लेने हैं तो आखिर मैं इस घर में हूँ ही क्यों? मुझे क्या इस घर में झाड़ू पोछा करने और खाना बनवाने के लिए लेकर आए थे? देखो, मैं बता रही हूँ। इतना कहकर ममता जोर जोर से रोने लगती है। अरे बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है क्या तुम दोनों के अंदर? किसी के भी सामने लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो। मेरा तो तुम्हें कोई लिहाज बचा ही नहीं। कम से कम कोई बाहर से आया हुआ है, उसका ही लिहाज कर लो। ए विकी, ध्यान से सुन ले, अभी तू जा और उन्हें अपनी गाड़ी दिखा। गाड़ी बेचनी है कि नहीं, इस बात पर ये कुत्ते बिल्ली वाला झगड़ा उनके जाने के बाद करना। माँ के कहने पर विक्की जाकर गाड़ी देखने आए हुए लोगों को अपनी गाड़ी दिखा देता है खरीदारों के जाने के बाद। विकी, तेरी ना आदत ही खराब हो गई है। तूने तो कसम खा ली है कि बहू की कोई बात तुझे माननी नहीं। अरे क्या गलत कह रही है वो? नई गाड़ी खरीदेगा तो उसमें बैठकर ऑफिस तो तू ही जाएगा ना। वो बेचारी तो महीने 2 महीने में कभी एक बार गाड़ी में बैठती है। आप दोनों को तो ऐसा लगता है ना कि पैसे पेड़ पर लगते हैं। मैं रोज़ पैसों के बगीचे में जाता हूँ और तोड़ कर लिए आता हूँ। अरे भाई, बहुत मेहनत लगती है 4 पैसे कमाने में, पर आप दोनों को तो ऐसा लग रहा है कि बस दोनों हाथों से पैसे उड़ाते जाओ। अच्छा, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अब माँ के आगे ज़बान चलाएगा? मैं कहती हूँ छोड़ इस खटारे का पीछा
और बहू की पसंद की एक बढ़िया सी गाड़ी लिया। माँ की तरफ से हरी झंडी मिलते ही अब तो ममता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया था। 3 दिन तक अनशन करने के बाद आखिरकार बेचारा विकी दोनों सास बहू के आगे हथियार डाल देता है और जल्दी ही उनके घर में स्विफ्ट की जगह महंगी गाड़ी नजर आने लगती है। कैसे आदमी से शादी हो गई है मेरी? अरे कभी इसके मुंह से तारीफ के 2 बोल नहीं निकलते। अरे शुक्रिया अदा करो मेरा, मैंने सोसाइटी में स्टैंडर्ड ऊपर कर दिया, वरना खटारे में बैठकर रोज ऑफिस जाते थे और अपने साथ साथ मेरी भी नाक कटवाते थे। अब देखो लगता है कि कोई आदमी निकल रहा है कॉलोनी से। हाँ, अभी तुम लोगों को समझ में थोड़ी ना आएगा। जब हमें कटोरा लेकर मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा ना, तब रुकोगी तुम दोनों सास बहू। अभी तो करो अपनी मनमानी। अरे बहू तैयार हो गई कि नहीं? मैं तो कब से तैयार हूँ माँ जी, मुझे पता है आप मिसेस सिन्हा के यहाँ जाने की बात कर रही है ना। हाँ बेटा, कई बार बुला चुकी है। चलो आज चलते हैं उसके घर, चाय पानी पी कर आते हैं। जल्दी जल्दी तैयार होकर ममता और उसकी माँ मिसेस सिन्हा के यहाँ पहुँच जाती हैं। उनके घर जाकर तो दोनों सास बहू की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वापसी के समय, देख लिया माँ जी आपने, इससे कहते हैं घर। और एक हमारा घर देख लो, ऐसा लगता है कबाड़ी की दुकान से खरीद कर लाया सामान हमने अपने घर में सजाया है। आपने टीवी देखा था उनका? 65 इंच का टीवी लगाया है कमरे में। अरे कहा आपके सुपुत्र है, 40 इंच का टीवी लेने के लिए भी 100 बातें सुनाई थी उन्होंने मुझे। उनका बस चले ना तो मोबाइल को ही दीवार पर लटका दे और कहे इसी में देख लो जो देखना है। अरे ठीक कह रही है बेटा, पर तू चिंता मत कर, आज ही चलकर कान खींचती हूँ। हम कोई किसी से कम थोड़ी ना है। अब तो हमारे घर भी 65 इंच का टीवी आकर रहेगा। देखिए जी, मैंने और माँ जी ने डिसाइड किया है, अब हम लोग नया टीवी खरीद रहे हैं। बहुत हो गया ये 40 इंच का टीवी। आपको पता भी है कुछ, आजकल 65 इंच से नीचे का टीवी नहीं है सोसाइटी में किसी के घर भी। हमारा भी कोई क्लास है कि नहीं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर इतने ही शौक पूरे करने हैं ना तुम्हें, तो घर से बाहर निकलो और 4 पैसे कमा कर लाओ। तुम्हारे हाई फाई खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। पति की सैलरी कितनी है ये भी जानती हो या सिर्फ फरमाइशी करनी आती है? अरे हाँ हाँ पता है, तू ऐसे ही ड्रामा करने वाला है, पहले से पता था। इसीलिए हमने पहले ही EMI पर टीवी लेने का मन बनाया है। तुझसे एक मुश्त पैसा कोई मांग भी नहीं रहा, बस हर महीने 4000 की किस्त बनेगी, उसे भरते रहना। जब से इस नई सोसाइटी में आए थे, दोनों सास बहू ने विक्की का जीना मुश्किल कर रखा था। पहले दोनों बच्चों के स्कूल चेंज करवाए, फिर उसके बाद घर के पर्दे, नई गाड़ी, टीवी, फ्रिज, किचन के लिए नया माइक्रोवेव ओवन, पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया था दोनों सास बहू ने। जब भी विक्की पैसा ना होने की बात करता तो ममता और उसकी सास EMI पर सामान खरीदने का सोल्यूशन देकर फट से सामान ऑर्डर कर लेती। कुछ दिन बाद, क्या बात है, आजकल आप ऑफिस से बड़ा लेट आने लगे हो? पहले तो 6:30 बजे तक घर पहुंच जाते थे, अब देख रही हूँ 11 बज जाते हैं, लेकिन आपका कोई अता पता नहीं होता। तुम्हें वैसे भी मुझसे मतलब ही क्या है? तुम दोनों सास बहू को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने से फुर्सत मिले तब तुम मेरे बारे में सोचोगी ना। बहुत थक कर आया हूँ, बहस करने का कोई मूड नहीं है। जाओ जाकर खाना लगा दो। पति की बात सुनकर ममता उसके लिए खाना लगा देती है। अगले कुछ दिनों तक बात ऐसे ही आई गई हो जाती है। 2 दिन बाद अचानक ही मकान मालिक उनके घर पहुंच जाता है। अरे भाई 3 महीने हो गए रिमाइंडर देते हुए, अब तो आपके बेटे ने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है। अरे बहन जी, मेरे मकान में रह रहे हैं आप लोग, तो किराए दिए बिना मुफ्त में रह लेंगे क्या? गलती कर दी मैंने जो आप लोगों को शरीफ इंसान समझकर अपने घर में रहने दिया। मुझे पता होता ना कि आप लोग इतने बड़े डिफ़ॉल्टर निकलेंगे तो अपने मकान में घुसने भी ना देता मैं आपको। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम वाकई शरीफ लोग हैं। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया कि मेरे बेटे ने किराया नहीं दिया। ज़रूर भूल गया होगा। अरे बड़ा मेहनती और ईमानदार बच्चा है वो। प्लीज़ उसके बारे में ऐसे अनाप शनाप बातें मत करिए आप। हाँ हाँ, देख लिया आपके बेटे की शराफत को मैंने, और आप लोगों की भी। घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी कर रखी है, लेकिन किराया भरने की औकात नहीं है। चलिए आते हैं किराया पर मकान लेने के लिए। देखिए, आखिरी वार्निंग देने आया हूँ आप लोगों को। अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरा किराया नहीं मिला ना तो पुलिस को लेकर आऊँगा मैं और अपना घर खाली करवा लूँगा। जब किराया भरने की हैसियत नहीं थी तो इतना बड़ा मकान किराए पर लेने की ज़रूरत क्या थी? अरे भाई साहब, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? थोड़ा आराम से बात करिए ना।
अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। एक तो मेरा किराया दिया नहीं, ऊपर से इन्हें अपनी इज्जत की भी चिंता हो रही है। इज्जत तो तुम्हारी 1 हफ्ते बाद पता लगेगी मोहल्ले वालों को। मकान मालिक की इस तरह की बातें सुनने के बाद ममता और उसकी सास दोनों ही बड़ा छोटा महसूस कर रही थी। ममता बेटा, ये मकान मालिक आकर 36,000 के लिए इतनी बातें सुना क्या? और उसकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई भिखारी हो। सच्ची, इतना छोटा मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया। तभी विक्की को उसके ऑफिस के 2 दोस्त लेकर घर पहुंचते हैं। अरे क्या हो गया विक्की? ऐसे तुझे पकड़ कर क्यों ला रहे हैं ये लोग? अरे बेटा जल्दी बता, मेरा जी घबरा रहा है। अरे आंटी जी, अब क्या आपका जी घबरा रहा है? आप लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते इसका। सुबह के 9 बजे से रात के 11 बजे तक ऑफिस में बैठ कर काम करता रहता ही है। लगता है आप लोगों को इसकी पड़ी नहीं है। अरे ऐसी कौन सी बहुत बड़ी समस्या आ गई है आप लोगों के घर पर कि इसे रोज़ रोज़ ओवर टाइम करना पड़ रहा है? हमने तो बहुत पूछा लेकिन बताता नहीं कुछ। अब आप लोग आपस में समझिए और अपने खर्चों को ना थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, वरना इतनी मेहनत करेगा तो उसका असर इसकी सेहत पर पड़ना तो तय है। विक्की, ये क्या हालत बना रखी है बेटा तूने? और क्या ज़रूरत है तुझे डबल शिफ्ट में काम करने की? तुझे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? माँ, आपको कब से मेरी चिंता होने लगी? ये इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी की है घर के बाहर, घर में 65 इंच का टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। उसके सारे आप दोनों सास बहू की ज़िंदगी बीत जाएगी ना। मेरी चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत ही क्या है? ओवर टाइम ना करूँ तो क्या करूँ मैं? 3 महीने का किराया पेंडिंग है इस मकान का। मैंने पहले ही मना किया था कि 36,000 किराए वाले मकान में शिफ्ट होने का मुझ पर दबाव मत बनाओ, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में मकान खरीदा था तो कम से कम अपने 2-4 खर्चे कम करने चाहिए थे ताकि बजट मेंटेन हो सके, लेकिन नहीं। यहाँ आने के बाद तो आप दोनों ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे हमारे हाथ कोई कुबेर का खजाना लग गया हो। अब घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। आप लोगों को पता भी है, पिछले 2 महीने से मकान मालिक से मुंह छुपाता घूम रहा हूँ मैं। मुझे कितनी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा होगा, आप लोग नहीं समझ सकते कभी। विक्की की बात सुनकर ममता और उसकी सास को एहसास होता है कि उन्होंने वाकई परिस्थितियों को समझे बिना दूसरों की नकल करने में सब कुछ बिगाड़ लिया है। अपनी गलतियों पर उन दोनों को बहुत पछतावा होता है और वो विक्की से माफ़ी मांगकर सब कुछ सही करने के लिए अपने पुराने घर में वापस जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुबह का वक्त है। सास शारदा देवी चाय बनाते हुए रात की सब्जी गर्म कर रही है और अपने आप में बड़बड़ा रही है। अरे, रात की लौकी की सब्जी बच गई थी, फेंकूंगी तो खाना बर्बाद हो जाएगा। एक काम करती हूँ, खा लेती हूँ चाय के साथ, थोड़ी सी ही तो है। वो सब्जी गर्म करके प्लेट में रखती है और चाय के साथ खाने लगती है। तभी वहां बहू प्रियंका की एंट्री होती है। सास को बासी खाना खाते देख प्रियंका गुस्से से मुंह बनाते हुए कहती है, फिर से वही बासी सब्जी? मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है ये बासी खाना मत खाया करो। आप ये बासी खाना खाकर क्या साबित करना चाहती हैं? मैं आपको ढंग से खाना नहीं देती क्या? कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। शारदा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, मुझे तो बासी खाना पसंद है, आदत सी हो गई है बस। प्रियंका गुस्से में खुद से बड़बड़ाती है, झूठ, सबको लगे मैं तो बुरी हूँ, घर में सबका बढ़िया खाना बनाती हूँ, लेकिन बुढ़िया को तो बासी खाना ही चाहिए, जैसे मैं कोई अत्याचारी बहू हूँ। सब समझती हूँ मैं, मुझे बदनाम करना चाहती है बुढ़िया, इसलिए ये सब कर रही है। रात का समय है, घर के सभी लोग खाना खा चुके हैं। प्रियंका फ्रिज में बची थोड़ी सी लौकी की सब्जी देखकर कहती है, फिर से सब्जी बच गई। मम्मी जी, खाने बैठ जाइएगा, उससे पहले कि कल सुबह फेंक देंगे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो पानी पीकर अपने कमरे में चली जाती है। शारदा चुपचाप किचन में आती है, फ्रिज से वही बची सब्जी निकालती है, एक प्लेट में रखती है और धीरे से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन प्रियंका उसे ऐसा करते देख लेती है। वो सब्जी और एक सूखी रोटी खाती है। उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, बस आदत और चुप्पी। प्रियंका हैरान होकर कहती है, ये मम्मी जी कभी नहीं सुधरेंगी, हमेशा ये बासी खाना खाकर मुझे नीचा दिखाती रहेंगी। शारदा देवी आंगन में बैठकर चाय के साथ वही रात की बची हुई लौकी की सब्जी खा रही होती है। सुबह की हल्की धूप है। उसी वक्त पड़ोसन सुमन आंटी बातूनी और चटपटी किस्म की है, वहां से गुजरती है और दरवाजे से झांक कर देख लेती है। अरे अरे शारदा दीदी, आप तो चाय के साथ सब्जी भी खा रही हैं, और वो भी
ये तो बासी लग रही है। कल शाम लौकी ही बनी थी ना आपके यहाँ? बहू के होते आप बासी खाना क्यों खा रही हैं? हाँ हाँ बहन, रात की लौकी बच गई थी, फेंकना ठीक नहीं लगा तो चाय के साथ खा रही हूँ। वाह रे किस्मत, नई बहू के होते हुए भी आपको बासी खाना नसीब हो रहा है। अरे हमारे घर में तो काम वाली भी गर्मा गर्म पराठे खाती है। लगता है आपको बहू आपको ठीक से खाना नहीं देती। ये सुनकर शारदा थोड़ा झेप जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, बस कभी कभी बच जाता है तो मैं खुद खा लेती हूँ। हाँ हाँ, बहू तो सबकी बहुत अच्छी होती है, जब तक लोग सच बोले नहीं। वैसे दीदी, जमाना बदल गया है, अब तो बहुएं रोटियां भी ऑर्डर कर लेती हैं। आप तो फिर भी चुपचाप खा रही हैं। कोई और होता तो महाभारत रच देता। शारदा देवी झूठी मुस्कान के साथ चुप रह जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर पड़ोसन के तानों का असर साफ झलकता है। अंदर प्रियंका ये सब खिड़की के पीछे से सुन लेती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। देखा, यही चाहती थी मम्मी जी, सबको लगे कि मैं उन्हें ताज़ा खाना नहीं देती। अब मोहल्ले में बात उड़ाकर नाम खराब करवा देंगी। मैं तो जानती थी सबके सामने बेचारी सास बनना चाहती हैं। प्रियंका तेज कदमों से कमरे में वापस चली जाती है। शारदा देवी वहीं बैठी रह जाती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन प्रियंका उसकी बात नहीं सुनती। अगले दिन सुबह का वक्त, वही रूटीन। शारदा देवी फिर से चुपचाप किचन में जाती है। चाय चढ़ा रखी है और फ्रिज से रात की बची लौकी की सब्जी निकालती है। वो धीरे धीरे उसे गर्म करने लगती है। उनके चेहरे पर हल्की उदासी है, लेकिन आदत और मजबूरी दोनों उन्हें रोक नहीं पा रहे। कल भी थोड़ा बच गया, प्रियंका ने ध्यान नहीं दिया, चलो मैं ही खा लेती हूँ। वो सब्जी गर्म करती है, प्लेट सजाती है और टेबल पर बैठकर खाने लगती है। तभी प्रियंका की एंट्री होती है। वो मोबाइल हाथ में लिए किचन में आती है और सास को वही लौकी की सब्जी खाते देख आग बबूला हो उठती है। मम्मी जी, फिर से वही बासी सब्जी? आप समझती क्यों नहीं? क्या आप हर रोज ये ड्रामा करके मुझे जलील करना चाहती हैं? आज मोहल्ले वालों के सामने मेरी भी बेइज्जती हुई, उससे आपको शांति नहीं मिली जो अब फिर से बासी खाना खाने लगी हैं? घर में खाने की कमी थोड़ी है। नहीं बेटा, मैं बस, प्रियंका बीच में ही कहती है। बस क्या मम्मी जी, मोहल्ले में क्या बात फैल रही है आपको पता भी है? सबको लग रहा है मैं आपको खाना नहीं देती। कल सुमन आंटी ने ताना मारा, और वो भी आपके बासी खाने की वजह से। करें आप, और सबकी सुनने को मुझे मिलती है। लेकिन प्रियंका, मैं जानबूझकर नहीं करती, मैं नहीं चाहती कि खाना बर्बाद हो। प्रियंका बीच में कहती है। ओह प्लीज, ये त्याग वाला ड्रामा किसी और को सुनाइए। आप बस मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं। आपको क्या लगता है आप बासी खाएंगी तो मैं गिल्ट में आ जाऊंगी? सबकी नजरों में खुद को सीता और मुझे रावण बनाना चाहती हैं आप? शारदा देवी आंखों में आंसू लिए सब सुनती रहती है। कुछ बोलना चाहती है, लेकिन प्रियंका एक कदम आगे जाकर प्लेट उठा लेती है। बस बहुत हुआ, आपका ये रोज का नाटक अब नहीं चलेगा। वो प्लेट उठाकर सब्जी कूड़े में फेंक देती है और प्लेट को जोर से पटक देती है। शारदा उसे रोकने की कोशिश करती है। बेटा, वो खाना, अब एक और बार भी आपने बासी सब्जी उठाई ना तो मैं खुद घर छोड़ दूंगी, समझी आप? प्रियंका पैर पटकती हुई कमरे से निकल जाती है। दरवाजा तेज आवाज से बंद होता है। शारदा वहीं खड़ी रह जाती है। उनकी आंखें नम हैं। कुछ शब्द हैं जो जुबान तक आते हैं, लेकिन फिर अंदर ही घुट जाते हैं। वो चुपचाप झुककर फर्श पर गिरी थाली उठाती है और वापस किचन में रख देती है। अगले दिन दोपहर का समय, घर में हलचल है। प्रियंका के माता पिता शहर से आए हैं। ड्राइंग रूम में मिठाई और नमकीन का दौर चल रहा है। प्रियंका खुशी से अपने माँ बाप से मिल रही है। माँ, पापा, कितनी खुशी हो रही है आपको देखकर। चलिए आप लोग बैठिए, मैं चाय बनवाती हूँ। बिल्कुल बेटा, लेकिन पहले हम शारदा बहन से भी मिल लें। कहाँ है वो? प्रियंका थोड़ा असहज होकर कहती है। वो शायद किचन में होंगी, मैं बुला देती हूँ। उसी वक्त प्रियंका की माँ की नज़र आंगन की ओर जाती है। शारदा देवी वहीं कोने में चुपचाप बैठी हैं। एक पुरानी सी प्लेट में बासी रोटी और रात की सब्जी खा रही हैं। ये देखकर प्रियंका की माँ हैरान रह जाती है। ये क्या, शारदा जी बासी खाना खा रही हैं? प्रियंका, ये सुनकर प्रियंका हड़बड़ा जाती है। वो मम्मी, मैं तो, प्रियंका की माँ तेज आवाज में कहती है। तू तो क्या, घर में इतने सारे पकवान बनते हैं और तेरी सास बासी रोटी खा रही है, कुछ शर्म है या नहीं? इससे पहले प्रियंका कुछ कहती, उसके पिता कहते हैं। प्रियंका बेटा, हमने तुझे ससुराल में इज्जत से रहने को कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने से बड़ों की अनदेखी करे। प्रियंका शर्म से जमीन में गड़ जाती है।
उसकी नजरें शारदा की ओर जाती हैं, जो चुपचाप उन्हें देख रही हैं, बिना किसी शिकायत के। वो रोटी का आखिरी टुकड़ा तोड़ रही होती हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब समझ आ गया मुझे, मोहल्ले की बातें क्यों उड़ रही थी, कोई वजह तो रही होगी ना। प्रियंका कुछ नहीं कह पाती, लेकिन प्रियंका को शारदा पर बहुत गुस्सा आता है। प्रियंका के मम्मी पापा चले जाते हैं। प्रियंका शारदा पर बरस पड़ती है। मम्मी जी, आप साबित क्या करना चाहती हैं? मेरे मम्मी पापा भी मुझे ही गलत समझ रहे हैं। पड़ गई आपको ठंडक, यही चाहती थी ना आप? अरे आप जैसी सास जिस घर में हो, उस घर में बहू की यही हालत होती है जो आज मेरी है। आप जैसी सास ही होती होंगी जिन्हें बहू वृद्धाश्रम में भेज देती हैं। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती बहू। इतना कहकर शारदा की आंखें भर आती हैं। वो रोती हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम का समय है, घर में हल्की खामोशी है। प्रियंका अपने कमरे में बैठी है, चाय का कप सामने रखा है, लेकिन उसका मन कहीं और है। अपनी सारी हरकतें याद कर रही है। सास की भरी हुई आंखें, उसकी चुप्पी, सब कुछ याद करके अफसोस करती है। क्या मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? पर मम्मी जी भी तो रोज वही करती हैं। पर अगर वो सच में बदनाम करने के लिए ऐसा नहीं कर रही, तो फिर वो बासी खाना क्यों खाती हैं? आखिर बासी खाना खाना तो किसी को भी पसंद नहीं होता। अभी प्रियंका के मन में द्वंद्व चल ही रहा होता है कि बाहर दरवाजे पर किसी के हंसने की आवाज आती है। सुमन आंटी और कुछ और मोहल्ले की महिलाएं आंगन में बैठी हैं। प्रियंका बाहर झांकती है और सुनती है कि बातचीत सास के बारे में ही हो रही है। अरे, शारदा दीदी जैसी महिलाएं अब कहाँ होती हैं? कभी किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। अपने पति और सास के जमाने में कितना सहा उन्होंने। सही कह रही हो सुमन, मैंने तो खुद देखा था सब कुछ। क्या क्या नहीं सहा उस बेचारी ने, पर मजाल है कभी मुंह से एक शब्द भी निकाला हो। ये सुनकर प्रियंका चौंक जाती है। और अब भी देखो, बहू के लिए कितना करती है। उसके लिए बासी खाना तक खा लेती है, लेकिन बहू को तो उसकी कदर ही नहीं है। कुछ भी कहो, दिल की बहुत साफ है शारदा दीदी। ये सुनकर प्रियंका हैरान रह जाती है। क्या मम्मी जी बासी खाना मेरे लिए खाती हैं? पर मेरे लिए कैसे? प्रियंका कुछ सोचते हुए किचन की ओर बढ़ती है। वहां अलमीरा के एक कोने में कुछ पुराने फोटो और कागज दिखते हैं। वो उन्हें निकाल कर देखती है। एक पुरानी डायरी जिसके पहले पन्ने पर लिखा है, अगर मैं खा लूंगी तो बहू को कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। मैं तो सह चुकी हूँ, पर वो ये सब क्यों सहे? प्रियंका आगे डायरी पढ़ती जाती है तो उसे पता चलता है कि शारदा के साथ क्या क्या हुआ। 35 साल पहले जब शारदा नई बहू बनकर घर में आई थी, प्रियंका किचन में बैठी है। उसकी गोद में वो पुरानी डायरी खुली हुई है। हर शब्द एक चीख की तरह गूंज रहा है। प्रियंका डायरी पढ़ना शुरू करती है। आज नाश्ता बनाने की जल्दी में चूल्हे पर रखा दूध उबलकर थोड़ा सा गिर गया। आज फिर सुबह उठते ही सासू माँ ने ताना मारा, दूध उबालना नहीं आता, कैसी बहू लाए हो बेटा? मैंने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। गर्म दूध थोड़ा मेरे हाथ पर भी गिरा था, पर सासू माँ का तो ध्यान बस चूल्हे पर बिखरे दूध पर ही था। प्रियंका ये पढ़कर हैरान रह जाती है। वो अगला पन्ना पलटती है। शाम को पति जी आए। दिन भर के काम से थके थे। मैं भी दिन भर काम करके थक गई थी। मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस बोले, माँ से सुना तुम काम ठीक से नहीं कर रही। ये सिखाया है तुम्हारी माँ ने? दूध पैसों का आता है, सारा दिन मेहनत करके 2 पैसे कमाता हूँ तब जाके दूध आता है। उन्होंने इतना सुनाया कि मेरा दिल रो पड़ा, पर आंसू नहीं बहाए। आंसू बहती तो और सुनने को मिलता कि जरा सी बात पर रोने लगी, पर शब्दों से लगी चोट यहाँ देखता भी कौन। ये पढ़कर प्रियंका की आंखें अब भर आई हैं। मम्मी जी के साथ ऐसा होता था, मुझे तो पता ही नहीं था। वो अगला पन्ना पढ़ने लगती है। मैं नई नई बहू बनकर आई थी। किचन में चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। गलती से एक रोटी हल्की सी जल गई। मेरी सास आते ही थाली खींचकर कहती हैं, हमारे घर में जली हुई रोटी नहीं चलती, आते ही नुकसान कर दिया, इस तरह घर संभालोगी? पास में मेरे पति जी भी खड़े थे। वो कुछ बोले तो नहीं, पर टेढ़ी नजरों से मुझे घूर रहे थे। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप नई रोटी बेलने लगी। ये पढ़कर प्रियंका हैरान होती है और कहती है, मैं तो आज भी रोज 1-2 रोटी जला देती हूँ, पर मम्मी जी ने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप खुद ही जली हुई रोटियां खा लेती हैं। वो अगला पन्ना पढ़ती है। आज खाना थोड़ा नमकीन हो गया। सासू माँ ने सीधा खाली सरका दी। पति जी ने कहा, अगर माँ को पसंद नहीं आया तो इसका मतलब साफ है खाना बहुत खराब है। तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? खाने में नमक कितना डालना है इतना तक पता नहीं। करती क्या हो सारा दिन? इससे अच्छा तो माँ से ही खाना बनाना सीख लेती। अपनी माँ से तो कुछ सीखा नहीं। और पति जी भी बिना खाना खाए उठ गए। मैंने दूसरा खाना बनाया और सासू माँ और पति जी के हाथ पांव जोड़कर उन्हें खाना खिलाया। मैं इतनी दुखी थी कि मैंने पूरी रात कुछ नहीं खाया।
लेकिन किसी ने मुझे पूछा तक नहीं। अब प्रियंका की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि शारदा, जो हर वक्त मुस्कुराती है, कभी इतने दुख में डूबी रही होगी। ये सब पढ़कर प्रियंका को याद आता है, जब उसने शादी के बाद पहली बार सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया था। वो घबराई हुई थी कि मम्मी जी क्या कहेंगी, पर शारदा ने हंसते हुए कहा था, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी दही के साथ खा लेंगे, और कोई पूछे तो मेरा नाम ले देना। उस दिन मम्मी जी कितनी सादगी से बात संभाल ली और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि मम्मी जी की ये आदत कहाँ से आई है। प्रियंका आगे पढ़ने लगती है। जब मेरा बेटा हुआ तो सबने खुशियां मनाई, पर किसी ने भी मुझे नहीं पूछा कैसी हो। उल्टा सब बोले अब तो बेटे की माँ हो गई है, राज करेगी। पर किसी को क्या पता कि एक औरत के दिन कभी नहीं बदलते। मैंने खुद से कहा, तू जिंदा है, यही काफ़ी है। मेरे हिस्से का खाना माँ जी ने काम वाली को दे दिया। मैंने बासी रोटियों में गुड़ लपेटकर खा लिया। प्रियंका अब सिसक रही है। प्रियंका डायरी का पन्ना पलटती है। अब जो पन्ना है उसमें स्याही कुछ फैली हुई है। शायद उस वक्त लिखते हुए आंसू टपक पड़े थे। आज थोड़ी ज्यादा सब्जी बना दी थी। सासू माँ ने देखा तो भड़क गई, इतनी सब्जी क्यों बनाई? क्या शादी में होटल खोल कर आई हो? हमारे घर में खाना बर्बाद करने की इजाजत नहीं है। पति जी वहीं बैठे थे। उन्होंने भी आंखें तरेरते हुए कहा, समझाया है ना बार बार, हमारे घर में बचा खाना मतलब बहू की निकम्मी समझदारी। मैंने कहा, कल दोपहर के लिए रख लेंगे, पर बात और बढ़ गई। अब तुम हमें बासी खाना खिलाओगी? शर्म करो, पैसे की कद्र करो। तुम जैसे लोग ही बर्बादी करती हैं। मैंने बस सिर झुका लिया। वो दिन आखिरी था जब मैंने किसी से पूछा कि कितना खाना बनाना है। अब से जो बचता है मैं ही खाती हूँ, ताकि किसी को कुछ कहना ना पड़े, किसी बहू को वो ताने ना सुनने पड़े जो मैंने सुने। उस दिन ही मैंने ठान लिया था, मेरी बहू ये सब नहीं सहेगी। अब मेरी बहू से खाना ज्यादा बन जाए तो मैं बिना कुछ कहे चुपचाप खा लेती हूँ। बासी खाना अब मेरी चुप्पी का हिस्सा बन चुका है। प्रियंका की आंखें नम है। वो खुद को रोक नहीं पाती। उसके चेहरे पर अफसोस, अपराध बोध और एक भारी सा बोझ उतर आता है। मम्मी जी, आप तो मेरे लिए ढाल बन गई और मैं आपको ही जख्म देती रही। वो डायरी के आखिरी पन्ने की ओर बढ़ती है। पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, अगर मेरी चुप्पी बहू की इज्जत बचा सके तो मैं हर रोज बासी खाना भी खा लूंगी। प्रियंका वही डायरी सीने से लगाकर बैठ जाती है। अब उसके अंदर का नजरिया बदल चुका है। उसे सास नहीं, एक औरत दिखाई दे रही है, एक बहू जो कभी उसकी जैसी ही थी, बस आवाज नहीं उठा सकी। आंसू पोंछते हुए वो धीरे से कहती है, मम्मी जी, आपने अपने हिस्से का गरम खाना भी मेरे लिए छोड़ दिया। अब मैं अपने हिस्से की सारी इज्जत आपको लुटा दूंगी। अगले दिन घर का आंगन। शारदा चाय बना रही है, पर आज उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। आंखों में वही रोज का इंतजार है और एक उम्मीद कि शायद आज कुछ बदले। शारदा धीरे धीरे चलकर टेबल पर बैठती है। चाय का कप रखा है सामने, पर आज वो बासी लौकी की सब्जी नहीं है वहां, सिर्फ चाय है और एक खालीपन। तभी प्रियंका आहिस्ता आहिस्ता किचन से निकलती है। उसके हाथ में कुछ है, एक ताज़ा बना पराठा और गरम लौकी की सब्जी। मम्मी जी, एक बार खा लें, ये बासी नहीं है, आज मैंने आपके लिए ताज़ा बनाया है। शारदा चौंकती है। पहले तो कुछ समझ नहीं आता, फिर प्रियंका की आंखें देखती है। आंखें नम है और सच्ची भी। बेटा, ये सब क्यों? क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है। वो धीरे से प्लेट टेबल पर रखती है और शारदा के पैरों के पास बैठती है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने बहुत कुछ गलत कह दिया, बहुत कुछ गलत समझा। आपने हमेशा मुझे बचाया, हर उस ताने से जो कभी आपने खुद सुने थे, और मैं आपको ही दोष देती रही। नहीं बेटा, तू तो बस वो देख पाई जो मैंने दिखाया। मैंने कभी तेरा मन दुखाना नहीं चाहा। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुझ पर वही गुजरे जो मुझ पर गुजरी थी। मम्मी जी, अब बासी खाना कोई नहीं खाएगा, ना आप ना मैं। अब हम साथ बैठकर गरम खाना खाएंगे, चाय के साथ ताने नहीं, बातें करेंगे। शारदा की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब वो दुख के नहीं, वो राहत के आंसू हैं। आज चाय सच में मीठी लगेगी। प्रियंका शारदा के गले लग जाती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, एक दूसरे की पीड़ा समझने के और उस रिश्ते को फिर से जीने के। दोनों अब सिर्फ सास बहू नहीं, दो हमदर्द, दो साथी बन गई हैं। टेबल पर रखा है गरम पराठा, लौकी की सब्जी और 2 कप चाय। कुछ दिन बाद सुबह का वक्त, आंगन में टेबल लगी है।
शारदा और प्रियंका साथ बैठकर गर्मा गर्म पराठे और चाय खा रही हैं। सुमन आंटी गली से गुजरते हुए देखती है और कहती है, लगता है अब सुबह की चाय में मिठास भी आ गई है। चलो, सालों बाद ही सही, आखिरकार शारदा के भी भाग्य खुल गए। शारदा और प्रियंका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं।